अगला जो हमारा काम है अभी तक हमने कुछ इनपुट आउटपुट फंक्शंस पढ़े हैं ना, तो दो तरह के इनपुट आउटपुट फंक्शन होते हैं। एक तो आपके हैं कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शंस और एक है आपके फाइल इनपुट आउटपुट फंक्शन। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि जब आप इनपुट आउटपुट कर रहे हो इसमें आप कंसोल यूज करोगे। अब कंसोल कहा किसे जाता है? कॉम्बिनेशन ऑफ स्क्रीन एंड कीबोर्ड। मतलब अभी क्या होता है, अगर आपको कुछ इनपुट लेनी होती है तो आप कीबोर्ड की हेल्प लेते हो। अगर आपको जो रीड करने का एरिया है वो भी स्क्रीन से ही रीड होता है, यानी स्क्रीन में टाइप होता है और आपको व्यू होता है। यानी इस कॉम्बिनेशन पे ही हमने सारे इनपुट आउटपुट फंक्शन पढ़े हैं। इसके अलावा हमारे पास फाइल इनपुट आउटपुट ऑपरेशन आते हैं। इसमें क्या होता है, आप क्या ऑपरेशन करते हो? फाइल पे रीड करना और राइट करना। मतलब कंसोल का काम अलग है और फाइल इनपुट आउटपुट का काम अलग है। अब ये बताया हुआ है आपके चैप्टर 11 में, ये बताया हुआ चैप्टर 12 में। मतलब जो आपके दो चैप्टर्स हैं वो इनपुट आउटपुट पे डील कर रहे हैं, जिसमें इस तरीके के काम होंगे। अब उसके बाद हमारे पास बात आती है कि चलो ठीक है, कॉम्बिनेशन स्क्रीन एंड कीबोर्ड फाइल रीड राइट, ये कॉम्बिनेशन हो गया। पर इसमें आते कौन कौन से फंक्शन हैं कंसोल इनपुट आउटपुट में? दो तरह के फंक्शन आते हैं, एक तो फॉर्मेटेड और एक अनफॉर्मेटेड। फॉर्मेटेड में तो दो ही फंक्शन है, चाहे जैसी मर्जी डेटा टाइप आ जाए, या तो आप प्रिंटफ यूज करोगे या स्कैनफ यूज करोगे। ये दो फंक्शन है जो हम यूज करते हैं। और अगर हम देखें तो हमने ऑलमोस्ट कई सारे फंक्शन यूज किए हैं। प्रिंटफ तो हम हमेशा यूज करते आए हैं, तो यानी इसके लिए हमें ज्यादा लंबी डिस्कशन करने की जरूरत नहीं। अगर अनफॉर्मेटेड की बात करें तो इसमें भी काफी फंक्शन डिस्कस कर चुके हैं, जैसे get ch, get ch, get char। इनके डिफरेंसेस हमने पहले भी डिस्कस किए हैं। put ch, put char, ये वाले एक फंक्शन आ जाते हैं। ये सारे अनफॉर्मेटेड हैं। अगर हमें स्ट्रिंग पे इनपुट आउटपुट करना हो, gets and puts, तो यानी कि ये आपके अनफॉर्मेटेड फंक्शन। इतना बताते ही चैप्टर खत्म हो जाएगा। बड़ा है, ठीक है। तो अब ये देख लेते हैं प्रिंटफ और स्कैनफ या गेट ch, इनमें एक्चुअली एक्स्ट्रा क्या बता रहा है? एक्स्ट्रा ये बता रहा है कि जब आप %d लिखते हो, ठीक, तो एक्चुअली %d को ना ऐसे लिखना होता है, %d। d तो आपके ये बताता है कि इंटीजर है, और ये d बताता है वो कितने स्पेस लेगा या कितनी वो लेगा। अगर आप ऐसे लिख देते हो %5d और आपका नंबर लगा लो 190 है, तो कुछ इस तरीके से डिस्प्ले होगा। वो 5 स्पेस पहले रिजर्व कर लेगा, इसका 5 का मतलब है इसलिए 5 स्पेस रिजर्व कर देगा, और 091 इस तरीके से डिस्प्ले होगा। अगर मैंने यहां लगा दिया %-5d, तो ये क्या करेगा? 5 स्पेस करेगा और स्टार्ट यहां से होगा। अब इसका फंडा सिर्फ वही है, अलाइन करके लिखना। यानी अगर आप अलाइन करके करना चाहते हो तो उस केस में यूज होगा। अगर आपका डेसिमल आ जाता है तो आप ऐसे लिख सकते हो %10.2f। अगर आपका नंबर ये है 650067, तो ये ऐसे डिस्प्ले होगा, 10 स्पेस लेगा, फिर 19.65। 0.2 का मतलब सिर्फ 2 डेसिमल पॉइंट तक दिखाएगा। इसके अलावा अगर %2d लिखो 190 लिखते हो तो वो तो फिर ओवरफ्लो हो जाएगा, रेंज से बाहर जाएगा। मतलब 2 स्पेस लेगा, पर लेकिन अगर ज्यादा हुए तो आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये इसमें नया वाला पार्ट था इस चैप्टर में। बाकी तो गेट ch वगैरह है, वो एक बार देख लेते हैं।
अनफॉर्मेटेड में आपके इंटीजर और फ्लोट के लिए कोई फंक्शन नहीं, ठीक है। जैसे अगर इंटीजर और फ्लोट के लिए कोई फंक्शन नहीं तो वो हमें कोई नहीं मिलेगा। यहाँ एक फाइल न्यू, जैसे यहाँ आते हैं एक इंटीजर लिया नम गेट सी एच, अगर मान लो इस नंबर को मैं इनपुट कराता हूँ, एंटर एनी नंबर, परसेंट 5D परसेंट 5D ये लिया और नम को 2 बार डिस्प्ले किया। प्रोग्राम चलाता हूँ, 1 2 3 लिया तो उसमें 5 5 के डिस्टेंस में ऐसे डिस्टेंस आगे से स्टार्ट करके आपको शो करता है। अगर मैं इसको नेगेटिव ले लेता तो ये उसके पास से शुरू होता है, ठीक है। अब अगर मान लो इनपुट करते हुए अगर मैंने ये डाल दिया 4 5D तो क्या आएगा? अब इतना याद रखना, जो स्कैनफ है ना, इतना याद रखना, जब भी कंसोल में रीड होता है ठीक तो वो हमेशा बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग फॉर्म में होता है, ठीक। जब आप ये %d लिख लेते हो तो इंटरनली आपका कंपाइलर a2i फंक्शन कॉल कर देता है, sky2 इंटीजर, और अगर f लगाया होगा तो sky2 फ्लोट वाला यानी a2f। और a2f की खास बात है, जब तक डिजिट मिलेंगे उन्हें रीड करके कन्वर्ट कर देगा, अगर बीच में कैरेक्टर है तो वहां से ब्रेक कर देगा या वहां से काम खत्म कर देगा, तो 45 तक रीड कर देगा। यानी कि डी डू तक पहुंचा तो वहां से वो इस तरीके से कर लेगा, ठीक है। अगर मेरे पास कोई डेसिमल वैल्यू हो तो मैं लिखा printf %f लिया, और अगर वैल्यू ये है तो चलाते हैं तो ये कुछ 0 0 आपको ज्यादा ही दिखा देगा। बाय डिफॉल्ट सिर्फ डेसिमल पॉइंट तक जा रहा है, मैं कहा मुझे इतने डेसिमल पॉइंट तक नहीं जाना, तो अब सीधा लिख दो 0.2, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको 2 डेसिमल तक पॉइंट कर लेगा। और एक इंटरेस्टिंग चीज देखिए, इसने राउंड ऑफ भी किया, मैंने 656 लिखा था तो उसने से राउंड ऑफ करके 6 बना दिया, ठीक है। तो मतलब ये बैक ऑफ द माइंड अपने रखना कि मतलब स्मार्टली ये वर्क करता है। उसके बाद ना हमारे पास एक और एसएस मॉडिफायर आता है %o और एक %x, ठीक। अब ये %o %x है, ये क्या करते हैं, याद है हमने एक ऑक्टल इक्विवेलेंट वाला प्रोग्राम किया था, तो ये उस नंबर का ऑक्टल इक्विवेलेंट दिखा देगा और x उसका हेक्साडेसिमल दिखा देगा, ठीक। तो जैसे यहाँ है लिखा तो ये दिखा देगा, ये इसका ऑक्टल इक्विवेलेंट है 3039, और सॉरी 30071 और 3039 उसका हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये भी गेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अलावा एक %g %e कुछ इस तरीके का भी आपको मिलता है। ये नॉर्मली तब यूज होता है जब आपकी एक्सपोनेंशियल वैल्यूज हो, तो जैसे मैं यहाँ पे अगर %e लगा दूं और यहाँ मैं कहूँ कि यही 543.656 दिखे, तो ये e फॉर्मेट में ले आएगा आपकी वैल्यू %e वगैरह। इसी तरीके से %g है, कंपाइल किया तो इसी फॉर्मेट में ले आएगा 656 इस तरीके से, मतलब 0 0 नहीं दिखाता है, तो इस तरीके से आपका रिप्रेजेंटेशन है, तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं। तो मतलब ये कई बार पूछ लेते हैं %g किस लिए यूज होता है, %d किस लिए यूज होता है, और ये इसी चैप्टर में इसने एस्केप सीक्वेंस भी बता रखी है कि /n होता है न्यू लाइन के लिए, /d होता है टैब के लिए, ठीक। /सिंगल कोट से सिंगल कोट्स मिलेंगे, डबल स्लैश से एक बैक स्लैश मिलेगा,
स्लैश डबल कोट से डबल कोट्स मिलेंगे, स्लैश ए से अलर्ट साउंड मिलेगा। तो वो सारे के सारे इसने एक्सप्लेन किए होंगे, तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब उसके आगे एक फंक्शन आता है एस प्रिंटफ और एस स्कैनफ। अब इसमें क्या है, नॉर्मली जब हम प्रिंट करते हैं तो प्रिंट कहाँ होता है, कंसोल पे। अब एस प्रिंटफ क्या करेगा कि जो भी आप प्रिंटफ करके आउटपुट बनाओगे वो एक स्ट्रिंग एरे में आ सकता है, यानी कि जैसे मैं यहां आता हूं और यहां पे कैरेक्टर एरे ले लेता हूं str80, मैं यहां पे एस प्रिंटफ नाम का फंक्शन यूज कर लेता हूं। एस प्रिंटफ आप दो की स्ट्रिंग में आउटपुट लेके जाए str में, और आउटपुट क्या है %s %d %f, और यहां हमने वैल्यू डाल दी रमेश और वैल्यू है 54। ये मैंने डाला। अभी क्या करेगा, जैसे प्रिंटफ में अगर लिखी थी लाइन थी पूरी की पूरी प्रिंटिंग करके कहां पहुंचा देता, आपकी कंसोल स्क्रीन पे पहुंचा देता। ये करेगा इस पूरे पैटर्न की आउटपुट को str में स्टोर कर देगा। ठीक है, अब उसके बाद आप अगर गेट्स पुट्स वाला फंक्शन यूज करते हो तो ये str में वही आउटपुट आपको शो कर दो इसमें। तो इसी तरीके से हमारा scanf भी, ठीक है, scanf क्या करता है, आप इधर आओ, आप एक इंटीजर एज ले लो, एक कैर नेम 20 ले लो, एक फ्लोट परसेंटेज ले लो। ठीक, यहां आओ, आप लिखो scanf। scanf क्या कहता है, ये क्या करता है, ये रीड करता है डेटा। अगर हम scanf की बात करें वो रीड करता है कंसोल की स्क्रीन से। scanf क्या करता है, आप एक स्ट्रिंग दे दो, वो स्ट्रिंग में से वैल्यूज को कैप्चर करके दिखाएगा। तो जैसे मैं कहता हूं इस स्ट्रिंग से क्या उठाए, %s उठाए, %d उठाए, %f उठाए, और किस में डाले, नेम में डाल दे, एज में डाल दे, यहाँ एड्रेस डालना पड़ेगा, और एड्रेस और परसेंटेज में डाल दे। तो इस तरीके से एक एक करके वैल्यूज में आ जाएगी। फिर आप डिस्प्ले करा लो printf/name। वैसे स्पेस देने की जरूरत नहीं है, ठीक। तो यहाँ नेम शो कर दे, जैसे जैसे चलाता हूँ तो नहीं उसने रमेश रीड कर रही है। तो मतलब इस तरीके से scanf और sprintf यूज किया जाता है। डिफरेंस समझ में आ गया printf और scanf में, तो ये एक डिफरेंस है। उसके बाद तो ये कहता है get ch, get ch, get char और f get char। एक f get char और get char का डिफरेंस पूछा जा सकता है। एक तो डिफरेंस पूछा जाता है, get ch क्या करता है, get a character from the screen and does not echo it on the screen। get ch क्या करता है, get a character on the screen and display it on the screen। get char get a character from the screen until you hit the enter key। जब आप एंटर की हिट नहीं करोगे तब तक वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। और f get char भी यही करता है। तो वो पूछता है इसमें डिफरेंस क्या होगा। डिफरेंस बड़ा सिंपल है, जो आपका get char होता है वो एक तरह का मैक्रो है और f get char एक फंक्शन, ये एक डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर एक पुट ch यूज किया जाता है। आप यहाँ आओ, पुट ch a, इसी तरीके से एक पुट char मिलता है, आप कोई कैरेक्टर से इनपुट कर लो, या f पुट char मिल जाएगा, चलाए उनकी वैल्यूज को ऐसे डिस्प्ले। इनमें से भी जो कह रहे थे पुट char है वो एक तरह का मैक्रो है, ठीक है, और जो बाकी हैं वो फंक्शंस। उसका गेट्स एंड पुट्स आते हैं। गेट्स स्ट्रिंग से इनपुट लेने के लिए और पुट्स आउटपुट को शो करने, मतलब जो स्ट्रिंग है उसको स्ट्रिंग को पूरी की पूरी शो करना, तो उसके लिए चैप्टर यहाँ पे। अगर हम अब तक की हिस्ट्री देखें, अब तक का सबसे छोटा चैप्टर, इससे छोटा चैप्टर नहीं है। ये तो बात हुई कंसोल इनपुट आउटपुट वालों की। अब फाइल इनपुट आउटपुट वालों की क्या बात है।
अब सी अगर मुझे किसी फाइल पे काम करना पड़ जाए तो क्या काम होंगे फाइल पे? अगर हम नॉर्मली कैलकुलेट करें, मेरी हार्ड डिस्क पे फाइल पड़ी होगी, पहली बात पहले तो हम हार्ड डिस्क से उस फाइल को डबल क्लिक करके ओपन करते हैं, ओपन होगी, एक ऑपरेशन तो ये होगा कि आप फाइल को ओपन करो। ओपन करने के बाद आपने जो चेंज करना है, पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना है ना पढ़ो, ठीक है, उस तरीके से उसे पढ़ के डिस्प्ले करो। तो एक सोचने वाली बात है, हम नोटपैड ओपन करते हैं और एक पर्टिकुलर फाइल को ओपन किया तो इंटरनली हैपन क्या होता है? हार्ड डिस्क में फाइल किस फॉर्म में होगी? 0 के फॉर्म में, डेटा तो उसी फॉर्म में है, लेकिन हम क्या करते हैं, नोटपैड ओपन करते हैं तो नोटपैड करता है क्या इस फाइल के साथ? नोटपैड क्या करता है, जो उस फाइल को ओपन करता है उसे इंटरप्रेट करता है और इंटरप्रेट करके उसे उस फॉर्म में लेके आता है जिस फॉर्म में हमें चाहिए। तो मैं भी कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना चाहता हूँ या ऐसा प्रोग्राम बनाना चाहता हूँ जिसमें कोई फाइल बनी होगी आपकी हार्ड डिस्क पे, आप उसे ओपन करोगे, ओपन करके रीड करके उसे शो कर सकते हो। यानी पहला स्टेप, ओपन करके रैम में लाओ, रैम में लाकर जो काम करना है करो, उसके बाद उसे क्लोज करो। मतलब ये तो इनिशियल स्टेप्स हैं, मतलब जब भी मैं फाइल पे काम करना होगा, दीज आर आवर इनिशियल स्टेप्स है कि पहला स्टेप ये करेंगे, फिर ये करेंगे, बीच में रीड करना है और राइट करना है। मतलब अगर दो काम होंगे फाइल के ऊपर, या तो उसमें कुछ पढ़ रहे होगे या उसमें कुछ चेंज कर रहे होगे, और चेंज करने आप तो कुछ लिख रहे होगे। तो नॉर्मली फाइल हैंडलिंग के अंदर आपके यही वाले ऑपरेशंस होते हैं। तो इसमें जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जहां से काम स्टार्ट होता है वो है फाइल। अब फाइल यहां पे है क्या? एक स्ट्रक्चर जो किसको रिप्रेजेंट करता है? रिप्रेजेंट अ फाइल स्ट्रक्चर, मतलब एक फाइल आती है उसके स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और फाइल एक कैपिटल्स में है, ठीक है, यानी फाइल पहले से बना हुआ एक स्ट्रक्चर जो कि फाइल सिस्टम को करता है। तो सबसे पहला हम काम क्या करते हैं, हम इस फाइल का एक पॉइंटर बनाएंगे, ठीक है, यानी पहला स्टेप मेरा क्या होगा, फाइल का पॉइंटर बनाना। अब फाइल का पॉइंटर बनाने का बेनिफिट क्या होगा, हम फाइल को रैम में ओपन करेंगे और रैम में वो जिस लोकेशन में ओपन होगी उस लोकेशन का एड्रेस इस एफपी के पास होगा। और उसे लिखने के लिए, ये सब काम करने के लिए आप क्या लिखोगे, fp इज इक्वल टू f ओपन। f ओपन क्या है? अगेन बिल्ट इन फंक्शन जो किसी फाइल को ओपन करने में f ओपन है, एक बिल्ट इन फंक्शन जो किसी बनी हुई फाइल को ओपन करने में आपकी हेल्प करेगा। और उसके बाद फाइल का नाम लिख दो, जैसे xy.txt लिख दिया। उसके बाद यहां आपको बताना है फाइल मोड। फाइल मोड का मतलब फाइल को किस मोड पे ओपन करना है। आपके पास टोटल 3 मोड है, RWA। R लिखा तो उसका मतलब रीड मोड में ओपन करें, और रीड मोड में ओपन करते हुए कंडीशन लगाएगा, देखो अगर फाइल मिली तो उसे ओपन कर देगा, अगर नहीं मिली तो नल दे देगा। यानी नल देने का मतलब ये वाला नल देगा, ये कैपिटल लेटर में, ये पहले से डिफाइंड बाय कांस्टेंट है, ठीक है, क्लियर। W मोड में ओपन किया तो फाइल को राइट मोड में ओपन करेगा, अगर मिल गई तो उसे राइट मोड में ओपन कर देगा, नहीं मिली तो क्रिएट कर देगा, ठीक है, मतलब ये काम भी कर देगा। यानी अगर आपको कोई फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी तो आपको W मोड लेना पड़ेगा। तो W मोड का खतरनाक काम है, मान लो अगर फाइल ऑलरेडी बनी हुई है तो ये इसे ओपन करेगा और उसका जितना कंटेंट है डिलीट कर देगा। तो W मोड से जरा समझ लीजिए, इसमें क्या कहते हैं, डिलीट कर देना सारा कंटेंट, क्लियर। A मोड आता है, A मोड राइट मोड जैसे ही, ठीक है, पहले ये देखेगा फाइल है या नहीं है, अगर फाइल है तो बना देगा, नहीं बनाएगा उसे ओपन कर लेगा, और अगर नहीं है तो क्रिएट करेगा, ठीक। और क्रिएट करने का करेगा W मोड की तरह कंटेंट डिलीट नहीं करेगा, उस कंटेंट के एकदम लास्ट में पहुंचेगा ताकि उसके पीछे ऐड किया जा सके। ये RWA क्लियर है, ऐसे बुक में क्लियरली इन्होंने एक चार्ट सा बनाया हुआ है, तो वो वहां से इतनी पता लग जाएगा। बाकी एक इसी तरीके से और मोड है इसके साथ R प्लस W प्लस A प्लस, ठीक है। अब प्लस का मतलब क्या हो गया, दोनों फीचर आ गए, रीड राइट सब में से करेंगे।
ठीक, बस डिफरेंस ये होगा इसमें मॉडिफाई कंटेंट्स नहीं हो सकता ए प्लस में, मतलब आप बीच में जाके कुछ मोड चेंज नहीं कर सकते, बस ये डिफरेंस है। क्लियर है? एक छोटा सा प्रोग्राम बना लेते हैं आज फाइल के ऊपर। देखो सबसे पहले आए हमारे पास फाइल लिया स्टार एफ और एक कैट सी एच ली। ठीक, सबसे पहले तो एफ पी इज इक्वल टू एफ ओपन, मैंने कहा NME 138.c वाली फाइल खुल जाए, किस मोड में, रीड मोड, और हमें पता है ये फाइल बनी हुई है, हमारा पिछला प्रोग्राम ही तो है। मैं कहता हूँ सी के ओपन कर देते हैं। अब ओपन करते हुए एक बात का ध्यान, इफ एफपी आ गया आपके नल के, तो ये क्या करे, मैसेज दे दे पुट्स कुड नॉट ओपन फाइल, और यहाँ पे गेट ch लगा के एग्जिट हो जाए, तो प्रोग्राम तभी बाहर आ जाए। कई बार ऐसा हो जाए कि आप गलत नाम लिख दो, प्रोग्राम चलाओ, कम से कम मैसेज तो आ जाएगी आपकी फाइल ओपन नहीं, और वहाँ वहीं से प्रोग्राम आपका बाहर आ जाए। समझ में आ गया? ये चेक लगाने का क्या फायदा? फायदा ये है कि भाई हमें पता लगे, जैसे मैंने आपको बताया फाइल अगर किसी रीजन से ओपन नहीं हो पाई तो नल आता है, तो ये हमारा एक वैलिडेशन, एक चेक हो जाएगा कि भाई हम पहले कंफर्म कर लें कि क्या सही में काम हुआ है या नहीं। उसके बाद मैं चाहता हूँ सारा काम खत्म होने के बाद एफ क्लोज एफ पी हो जाए। ये फंक्शन क्या करेगा, जो एफ पी पॉइंटर पे फाइल है उसे मेमोरी से बाहर निकाल दूंगा, क्लोज कर, जैसे हम कोई प्रोग्राम खोल के उसे क्लोज कर देते हैं, वो वाली एक्टिविटी कर लेते। क्लियर है? अब उसके बाद बात आती है मुझे एक एक करके रीड करना। तो रीड करने के लिए हम क्या करते हैं, एक वाइल वन लगा। वाइल वन का मतलब क्या हुआ, इनफाइनाइट लूप। अब मैं यहाँ करता हूँ ch में एक फंक्शन है हमारे पास f get c। अभी f get c क्या करते हैं, आप आओ और fp पॉइंटर दे दो। अभी ये कह रहे हैं जो फाइल पॉइंटर है इनिशियली वो फर्स्ट पोजीशन पे होता है, वहां से पहला कैरेक्टर रीड करके ch को देते हैं और साथ ही साथ पॉइंटर को आगे बढ़ा देंगे। जैसे ये बढ़ गया तो हम चेक करेंगे क्या ch, लेकिन बात आती है मुझे ये कैसे पता लगेगा कि एंड ऑफ द फाइल पहुंच गया, तो उसके लिए एक फ्लैग होता है EOF, ये पहले से डिफाइन है, एक मैक्रो है जो ये बताता है कि एंड ऑफ द फाइल पहुंच गया, और अगर एंड ऑफ द फाइल पहुंच गया तो उसी टाइम ब्रेक हो जाए, अदरवाइज जो ये कैरेक्टर रीड करके लाया है उसे डिस्प्ले कर। एग्जिट वन का मतलब एक एग्जिट फंक्शन है और ये एग्जिट कर देगा, और वन का यहाँ मतलब क्या है कि भाई सक्सेसफुली एग्जिट हुआ, मतलब एग्जिट को एक वैल्यूज चाहिए होती है। ठीक है, प्रोग्राम ये तो पूरे प्रोग्राम से एग्जिट कर रहा है ना, ब्रेक तो सिर्फ लूप से बाहर निकालेगा या स्विच से बाहर निकालेगा, अगर एग्जिट आया तो पूरे प्रोग्राम से बाहर निकालेगा, चाहे प्रोग्राम जिस पोजीशन में जिस स्टेट में, ये फर्क आता है। चलाया, यही प्रोग्राम लिखा था, उसने रीड करके आपको दिखा क्लियर। अब इसी प्रोग्राम में ना एक चीज और पूछी जाती है कि हमें एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है, मतलब ये दो प्रोग्राम ऐसे हैं जो भी हम डिस्कस करने वाले हैं, वो पेट क्वेश्चन यूनिवर्सिटीज के, वो तो पूछे जाते। एक फाइल है आपके पास, आप काउंट करके बताओ उसमें कितने कैरेक्टर, कितने स्पेस और कितनी लाइंस। तो मैं क्या करता हूं, यहां आता हूं, देखो हर प्रोग्राम में कुछ स्टेप तो चलनी है, फाइल का पॉइंटर लोगे, फाइल को ओपन करोगे, चेक करोगे, उसके बाद क्लोज करोगे, चेंज होगा इसके बाद का ऑपरेशन। तो हम यहाँ क्या करते हैं, एक मैं ले लेता हूँ NOL, NOB, NOT एंड NOC। यहाँ NOC इज इक्वल टू NOL इज इक्वल टू NOB इज इक्वल टू NOT, मतलब इनिशियली मैंने सबको जीरो मान लिया कि मेरे हिसाब से
ये सारे कोई लाइन नहीं, कोई जीरो नहीं। जैसे ही मुझे पता लगा कि ये एंड ऑफ द फाइल नहीं है, इस पार्ट पे तभी पहुंच पाएगा जब इसको क्रॉस कर पाएगा, तो मैं क्या करूंगा, NOC प्लस प्लस कर दूंगा, नंबर ऑफ कैरेक्टर इंक्रीज हो जाए। फिर चेक करूंगा अगर CH इज इक्वल टू /n है, यानी कि न्यू लाइन है, तो NOL प्लस प्लस हो जाए। अगर CH इज इक्वल टू /t है, तो इसका मतलब किसी ने टैब प्रेस किया होगा वहां पे, तो NOT प्लस प्लस हो जाए। अगर CH इज इक्वल टू ब्लैंक है, तो इसका मतलब किसी ने ब्लैंक डाला होगा। जैसी एक फिनिश हो, आप यहां पे printf नंबर ऑफ कैरेक्टर %d NOC आ जाए, printf नंबर ऑफ ब्लैंक्स %d NOB आ जाए, printf /n नंबर ऑफ लाइंस NOL ये आ जाए, देन printf नंबर ऑफ टैब्स %d NOT चला। इस तरीके से आ जाए। 212 कैरेक्टर्स हैं, नंबर ऑफ लाइन 16 है, नंबर ऑफ लाइन 10 है, नंबर ऑफ टैब 7 है। ये 7 लाइन होगी, 3 3 6 7, तो टैब लगे हुए साथ। ठीक है, एक तो ये प्रोग्राम पूछा जाता है नॉर्मली। एक आता है हमारे पास फाइल कॉपी का प्रोग्राम, एक फाइल से रीड करके दूसरे फाइल में राइट कर, मतलब एक फाइल कॉपी का प्रोग्राम है जो पेट है, जो आपसे पूछे जाएंगे, अरे गुड न्यूज़ है, बुक में दिए हुए, सो तो मतलब आप उधर से भी चेकआउट कर सकते हैं। तो एक फाइल कॉपी के प्रोग्राम में अब हमें क्या चाहिए होगा, देखो 2 फाइलें चाहिए होंगी, एक से रीड करना है, एक पे राइट करना है। तो मैं यहाँ पे आके एक फाइल पॉइंटर और ले लेता हूँ, ठीक, यहाँ आए और मैंने ओपन किया ft इज इक्वल टू f ओपन। अब मैं C ड्राइव में फाइल बनाना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ C ड्राइव में /, क्योंकि उससे एक बैकस्लैश बनेगा, में mypro.c के नाम से प्रोग्राम होगा और w, फिर वही चेक कि ft कहीं आपका नल तो नहीं, अगर नल है तो वहीं पे आ जाए पुट्स could not open टारगेट फाइल, मतलब जिसमें कॉपी करना ओपन नहीं होगी, गेट ch लगाया और ठीक। अब क्या करना है, आपको पता लग गया कि रीड करना है, अब रीड किया और ये वाले ऑपरेशन तो करना ही नहीं, मतलब आपने रीड किया, रीड करके आपको पता लग गया कैरेक्टर कुछ आया मीनिंगफुल, तो आप क्या करो, एक फंक्शन है जैसे f get c क्या करता है, पॉइंटर से वैल्यू निकालता है, एक है f put c, आपने दिया किस में डालना है, पुट c में क्या है, आप डालो कैरेक्टर ch, किस में डालना है, ft, और सारा काम खत्म होने के बाद f क्लोज ft, और यहाँ मैसेज देते हैं पुट्स फाइल कॉपी। फंडा सब में आधा काम वैसे के वैसे ही है, बस एक नया फंक्शन यूज कर लिया f get c, जो इस तरीके से कर लिया, चलाया। बस अब C ड्राइव में जाके देख लो फाइल बनी है कि नहीं बनी। ओपन करके देखते हैं क्या आया, तो सारा करके इतना क्लियर होता है, ठीक है। बाकी फिर फाइल के प्रोग्राम्स नेक्स्ट टाइम करेंगे।